नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 26 जनवरी 2025 भारतीय गणतंत्र की 75वीं जयंती है, यानी भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और तथ्यतः का भी ये 50वां अंक है, यानी उसकी स्वर्ण जयंती है। यानी हम 50वें अंक में भारत के गणतंत्र की 75वीं जयंती पर चर्चा करेंगे, यानी जो 75 साल की यात्रा रही है भारतीय गणतंत्र की, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि एक अवसर है, 75 वर्ष अगर पूरा होता है तो निश्चित रूप से एक अवसर होता है कि हम उसकी खासियतों के बारे में जानें, उसकी खामियों के बारे में जानें। तो ये अवसर है जब उस पर विचार करेंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो सभी जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र क्या है, इसको लेकर के बार बार जो है सो सवाल उठते हैं और इसकी परिभाषा भी जो है सो, वैसे तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा बड़ी चर्चित है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये बहुत ही कठिन है परिभाषित करना। और डोरोथी पिकल्स ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी में लिखा है कि जो कुछ सबसे कठिन सवाल हैं उनमें एक ये है कि लोकतंत्र क्या है। यानी इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, किसी एक परिभाषा पर मतैक्य नहीं है। अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी हैं और सबसे जो उद्धृत होती है वो अब्राहम लिंकन की गेटिसबर्ग एड्रेस में दी गई परिभाषा, जो एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कह दिया था कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन परिभाषा पर भले ही मतैक्य न हो, लेकिन इस बात से कोई जो है असहमत नहीं होगा कि भारत न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि 75 वर्षों से लोकतंत्र अक्षुण्ण चल रहा है। कुछ संकट के बादल बीच बीच में आए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि लोकतंत्र इतना मजबूत है, इसलिए उसके स्तंभ जो हैं वो बिल्कुल हिले नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र और गणतंत्र बना तो उसके पीछे संविधान है, और संविधान बनने की क्या प्रक्रिया है, इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि ये प्रक्रिया कैसे और कब शुरू हुई। तो हम 1858 से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। 1857 में जब पुलिस विद्रोह हुआ, जिसे अंग्रेज पुलिस विद्रोह कहते हैं और कुछ लोग उसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, तो उसके बाद जब लॉर्ड कैनिंग, जो यहाँ गवर्नर जनरल थे, उन्होंने घोषणा की कि पुलिस विद्रोह को कुचल दिया गया है, और उसके मात्र एक महीने बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत अधिनियम बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और उसके तहत जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसको क्राउन को स्थानांतरित कर दिया, यानी सम्राट या साम्राज्ञी के हाथ में सत्ता चली गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अक्षमताओं के कारण इस समस्या का कारण बनी, जो है उसकी अक्षमता जो है वो पुलिस विद्रोह का कारण बनी, भले ही उसको कुचल दिया गया। लेकिन ये जो अधिनियम बना, भारत सरकार अधिनियम, नाम भारत है लेकिन उसमें किसी भारतीय की कोई भूमिका नहीं थी। ब्रिटेन ने भारत के लिए कानून बना दिया और यहाँ गवर्नर जनरल, उसके बाद वाइसराय भी बन गए। गवर्नर जनरल ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि और वाइसराय ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बन गए भारतवर्ष के। फिर 1919 में जब भारत अधिनियम बना तो उसमें विरोध किया जो उस समय की महत्वपूर्ण पार्टी थी कांग्रेस। उसने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा या भारतीय विधायिका के द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रिटेन को, और लॉर्ड बर्कनहेड, जो कि भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने 1927 में साइमन कमीशन भी बना दिया, जिसका काम था कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था, क्या संवैधानिक सुधार हो सकते हैं, ये कहना था। हालांकि 1924 में स्वराज पार्टी ने गोल में सम्मेलन बुलाने की मांग की थी कि भारत का संविधान बनाए जाने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जाना चाहिए। लेकिन 1927 में बिना किसी परामर्श के लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन बनाए जाने की घोषणा की, जिसका भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ। लेकिन लॉर्ड बर्कनहेड ने मजाक उड़ाया कि अगर भारत अपना संविधान बनाना चाहता है खुद, तो वो सर्वसम्मति से एक संविधान बनाए, अगर उसमें इतनी क्षमता है जिसमें सबकी सहमति हो।
क्योंकि उनका इशारा ये था कि भारत में तो लोग बटे हुए हैं, इसलिए संविधान तो भारतीय बना ही नहीं सकते हैं। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें के एम.आर. जयकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के भी कई प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और इन सब मिलकर के उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकार पे एक पूरा का पूरा अध्याय है। उसमें कुल जो है 22 अध्याय और 88 अनुच्छेद हैं। उस मौलिक अधिकार के अलावा केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है, 2 सदनों वाली विधायिका के बारे में उसमें विस्तार से चर्चा है, केंद्र राज्य संबंध की बात है, उस पर विचार किया गया है। तो ये सारी बातें उस नेहरू रिपोर्ट में आती हैं। तो हम संविधान बनाने की प्रक्रिया में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है विकास होता है, वो बातें आगे बढ़ती है। फिर 1934 में स्वराज पार्टी ने ही संविधान सभा बुलाए जाने की मांग की थी। उसके पहले भारत में संविधान सभा की कोई चर्चा नहीं होती थी। और ये भी आपको बता दें कि स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को तब हुआ जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को स्थगित इस आधार पर कर दिया कि स्वाधीनता सेनानियों ने जो है सो हिंसा की है, पुलिस वाले मारे गए हैं, और उन्होंने कहा कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसमें पार्टी दो फाड़ हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि अंग्रेज़ों को हम भगा सकते, इतना दबाव पैदा हो गया है उनके ऊपर। लेकिन जो महात्मा गांधी के समर्थक थे, उनका कहना था कि नहीं, गांधी सही कह रहे हैं। तो उन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई, जिसके अध्यक्ष बने थे सी.आर. दास, और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे, और भी कई महत्वपूर्ण नेता थे। 1923 से 1935 तक स्वराज पार्टी काम कर रही थी। फिर खैर आगे बढ़ते हैं। 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम बना, और जो संविधान सभा भारत में बनी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और उसने काफ़ी विचार विमर्श के बाद जो है सो 4 नवंबर 1948 को एक मसौदा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया, जिस पर बहस हुई। और फिर जो है काफ़ी उसमें विचार करने के बाद जो है दूसरा जो है मसौदा उसका पेश किया गया। पहला मसौदा पेश किया गया था 2 फरवरी 1948 को, फिर संशोधित मसौदा पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को, और फिर उसके एक एक प्राविधान पे जो है गहराई से बहस की गई, विचार किया गया, और फिर 26 नवंबर 1949 को अंतिम मसौदा यानी फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पेश किया गया, और उसको संविधान सभा ने स्वीकार किया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत के बाद वो जो है सो भारत का संविधान बना। लेकिन वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जब भारत गणतंत्र भी घोषित हो गया। गणतंत्र का अर्थ ये हुआ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निर्वाचित होंगे, जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष। आज भी पूरे विश्व में हर जगह जो है वो लोकतंत्र होने के बावजूद गणतंत्र नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि इस संविधान के पहले 3 और संविधान अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए थे, जिनमें एक संविधान एम.एन. रॉय का था, जिसमें जो 1946 में उन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट। उसमें कई क्रांतिकारी प्राविधान थे, और जो सामाजिक अधिकार थे उस पर काफ़ी जोर दिया गया था। दूसरा संविधान एस.एन. अग्रवाल ने लिखा था गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, जिसमें गांधीवादी दर्शन पर आधारित संविधान था, और जिसमें ग्राम स्वराज्य और विकेंद्रीकरण पे जोर दिया गया था। और तीसरा संविधान लिखा गया था सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वो समाजवादियों का संविधान था, जिसमें उन्होंने जैसे अनुच्छेद 1 में कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहाँ था इंडिया टू बी नोन, द कंट्री टू बी नोन एज इंडिया, और इस तरह से उन्होंने शुरू किया था। वहाँ ये नहीं था कि इंडिया दैट इज भारत, इस तरह से उसमें बात नहीं की गई थी। और उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार बनाया गया 1950 के संविधान में, वहाँ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया था। तो ऐसे कुछ जो है संविधान पहले भी बनाए गए थे। 1945 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसको सांप्रदायिक समस्या पर विचार करना था, और जो अक़लियतों के हक हैं उनके बारे में सिफारिश करनी थी, और उन सिफारिशों को संविधान में महत्वपूर्ण जगह दी गई। तो ये
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतीय संविधान के बारे में। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो एक झटके में सबों को मताधिकार दे दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ ये भी जानने की ज़रूरत है कि ब्रिटेन जो बहुत विकसित था वहाँ 1929 तक महिलाओं को मताधिकार नहीं था। फ्रांस में 1945 तक महिलाओं को मताधिकार नहीं था और 1950 में भी कई ऐसे पश्चिमी राष्ट्र थे जिनमें सबको मताधिकार नहीं था। स्विट्जरलैंड में भी 1971 में महिलाओं को मताधिकार मिला फेडरल इलेक्शन में, और ऐसे कई देश हैं। आज भी 43 ऐसे देश हैं जहां वहां के राजा या रानी जो है सम्राट हैं वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनमें ब्रिटेन भी शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन में अभी भी कहते हैं HMG यानी हिज या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, यानी सम्राट की सरकार है, इसी नाम से वहाँ की सरकार चलती है। भले ही अधिकार सारा जो है वो मंत्रिमंडल के पास हो, लेकिन सरकार सम्राट या सम्राज्ञी के नाम पे ही चलाई जाती है। और ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी सिर्फ ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वो 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनमें कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। तो ये जो है स्थिति है। और 6 तो ऐसे देश हैं जहाँ पूरी तरह से राजतंत्र है। उनमें आप देख लीजिए, ब्रुनेई है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, और जो स्वाजीलैंड था, और वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी तो पूरी तरह से थियोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन वो भी मोनार्किकल है। तो ये जो है वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है। और जो कुछ राज्य हैं जहाँ चुनाव है लेकिन फिर भी राजा या रानी भी वहाँ भी राष्ट्राध्यक्ष हैं। लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने को गणतंत्र बना लिया बल्कि सबों को मताधिकार दे दिया, और इस पर काफ़ी चर्चा भी समय हुई थी, और कई ऐसे विद्वानों थे जिन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि भारत का संविधान चलेगा नहीं। लेकिन उस सबको छुटलाते हुए हमारे संविधान ने 75 वर्ष पूरे कर लिए। कुछ संकट के बादल आए बीच बीच में और उनसे खतरा भी महसूस हुआ, लेकिन फिर चूँकि यहाँ लोकतंत्र की जड़ बहुत मजबूत है, इसलिए चुनाव के जरिए या फिर अदालतों के द्वारा जो कुछ संविधान को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी उनको ठीक किया गया। 3 संशोधन जो थे वो निश्चित रूप से बड़े खतरनाक और कठोर थे। 24वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। लेकिन उन सबको फिर ठीक किया गया 44वें संविधान संशोधन के जरिए, और कुछ न्यायिक फैसले आए जिनसे कि इन सारी गड़बड़ियों को खत्म किया गया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब यहाँ सारे अधिकार दे दिए गए सबको एक तरह से, यानी जो समानता का अधिकार है वो हर नागरिक को दिया गया, जिसमें न तो जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग, किसी के आधार पर भेद को पूरी तरह से खत्म किया गया, उसकी मनाही की गई। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात हमारे संविधान में है। अमेरिका जो कि आधुनिक युग में सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, वहाँ 1787 में संविधान बनाया गया, लेकिन अश्वेतों को अधिकार नहीं दिए गए थे। उनको अधिकार पहली बार मिला 1865 में 13वें संविधान संशोधन के जरिए, और उसमें गुलामी को ख़त्म किया गया। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए थे, उसमें सिविल वॉर भी हो गया था अमेरिका में, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और 13वें संविधान संशोधन के जरिए गुलामी को ख़त्म कर दिया। फिर 1865 में ही 14वां संविधान संशोधन आया और उसके ज़रिए अश्वेतों को नागरिकता दी गई। और फिर 15वां संविधान संशोधन आया जिसमें कि अश्वेत पुरुषों को मताधिकार दिया गया, उसमें महिलाओं को नहीं दिया गया था, पुरुषों को दिया गया। यह ध्यान देने की बात है। और अमेरिका में तो 20वीं शताब्दी तक घनघोर जो है सो अत्याचार होता रहा अश्वेतों के खिलाफ। तो ये विकसित राष्ट्र की कहानी है। और भारत में जहाँ ये माना जाता था कि इतनी अशिक्षा, इतनी गरीबी है, वहाँ समानता का अधिकार सबसे पहले लागू हो गया। अब ये 75 साल की यात्रा अक्षुण्ण चलती रही, जबकि अन्य देशों के संविधानों पर आप गौर करेंगे तो बहुत बार संविधान बदले गए, संविधान खत्म हो गए। जर्मनी की आप बात करें, 1919 में वहाँ वामा संविधान बना था। पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत मेहनत से एक संविधान बनाया गया, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वामा का संविधान जिस तरह से उसने बहुत सारे अधिकार नागरिकों को दिए, और भारतीय संविधान जिसमें इतने अधिकार दिए गए नागरिकों को और लोगों को बहुत सारे, तो
प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि नागरिक और विदेशियों में फर्क ही नहीं किया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 21, वो सिर्फ नागरिकों को नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। तो भारतीय संविधान और वामा संविधान में बहुत साम्य भी बड़े बड़े विद्वान पाते हैं, लेकिन उस वामा संविधान को हिटलर ने 1933 में ख़त्म कर दिया और फिर 1948 में वहाँ जो संविधान बना जिसको आज हम बेसिक लॉ के नाम से जानते हैं। इटली में भी 1948 में संविधान बना, वो फासिस्टों ने ख़त्म कर दिया था 1926 का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद फैसिस्ट की सरकार चलती रही। फिर 1948 में वहाँ दूसरा संविधान बनाया गया। और हम फ्रांस की बात करें तो एक रिकॉर्ड है संविधान बदलने में। वहाँ 1789 के बाद जब फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद 13 संविधान बने। इन 13 संविधानों को अगर आप देखेंगे तो उनमें 3 जो थे वो राजशाही के संविधान थे, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1791, 1814 और 1830 में बनाए गए। 2 तानाशाही वाले संविधान थे, 3 शाही संविधान इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूशंस थे, और 5 रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी गणतंत्र वाले संविधान थे। 13 संविधान, और 4 तो ऐसे संविधान हैं जो लिखे गए लेकिन कभी लागू ही नहीं हुए। तो ऐसे अगर आप पूरे देश पे देखेंगे तो संविधान की आयु बहुत कम होती है, लेकिन भारत का संविधान ऐसा है जो 75 सालों से चल रहा है। भले ही जैसा मैंने कहा बीच बीच में कुछ संकट आए लेकिन वो टलता चला गया। तो ये तो संविधान की बात हुई कि कैसे ये चला। अब इस 75 साल में काफ़ी तरक्की भी हुई है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जो देश हमारे ऊपर शासन करता था उसको भी हम चुनौती दे रहे हैं। स्पेस पावर भारत बन चुका है, आणविक शक्ति भारत बन चुका है, काफ़ी विकास के काम हो रहे हैं, सड़कों के जाल बिछ गए हैं, मेट्रो स्टेशन और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेन खुल रही है। तो ये सब तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि विषमता भी भारत में काफ़ी बढ़ी है। और ये बात बहुत शुरू में ही अम्बेडकर ने कहा था कि ठीक है संविधान लागू हो गया और हम जो है राजनीतिक लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र में प्रवेश उसको नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute into a sovereign secular socialist democratic republic and for securing to its citizen जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी आर्थिक न्याय का मतलब ये भी होता है कि आप असमानता को खत्म करेंगे, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं चैप्टर 4 में, उसमें भी असमानताओं को कम करने की बात पर काफ़ी जोर है। ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें आप देखेंगे कि विषमता को कम करने की बात है। सबों को आजीविका देना, उनका ख्याल रखना, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए ये सारी बातें हैं, लेकिन विषमता जब इतनी बढ़ रही है, एक तरफ अरबपतियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो प्रगति नहीं दिख रही है। बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे पड़े हैं, या अगर ऊपर भी आ गए हैं तो भी जो जीवन का स्तर है वो वैसा नहीं है। एक बहुत बड़ा फासला अमीर और गरीब के बीच है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे संविधान में वैसे वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सोशलिस्ट शब्द है, या जो हमने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य, इसकी कल्पना ब्रिटेन में शुरू हुई। वहाँ विलियम बेवरेज एक सरकारी अर्थशास्त्री थे और 1942 में उनकी रिपोर्ट आई थी सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज। उसमें उन्होंने बात की थी कि 3 चीज़ों से मुक्त किया जाना चाहिए: फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। यानी अभाव, बीमारी और अज्ञान से लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए, और जो सामाजिक खर्च है, सोशल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ाया जाना चाहिए। तब जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। लेबर पार्टी की सरकार जब बनी तो 1945 में उसने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उसके बाद कई ऐसे कानून बनाए गए, जिससे उसमें एजुकेशन एक्ट 1944 में बनाया गया, नेशनल
असिस्टेंस एक्ट 1946 में बना, फिर 1948 में नेशनल इंश्योरेंस एक्ट बना, और उसी साल जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज एक्ट बना। तो ये सारे जो कानून बने थे वो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ही कानून बनाए गए थे, और भारत भी लोक कल्याणकारी राज्य ही माना जाता है। यहाँ भी सोशल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ाया गया है। लेकिन ये बात ज़रूर सोचने है कि ये जो विषमता है, और सिर्फ इनकम की बात नहीं, स्टेटस की भी बात है, उसको भी मिनिमाइज करने की बात है। टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम इन स्टेटस, ये बात बार बार आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो उस पर थोड़ा सा विचार कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। जब देश आज़ाद हुआ था तो दो चुनौतियां थी। एक तो ये था कि ये जो पूरे देश को एक रखना है, बंटवारा हो चुका था, उस पर जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे जो है सो बहुत वैविध्य था और वैमनस्यता भी थी। तो पूरे देश को एक रखना था, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। और दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि जो संस्थाएं ब्रिटिश सरकार द्वारा हुकूमत करने के लिए बनाई गई हैं, उन संस्थाओं का इस्तेमाल लोक सेवा के लिए, विकास के लिए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी संस्थाएं बनी, कलेक्टर का पद है, जैसे ब्रिटेन में वो पद नहीं है, लेकिन भारत में अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए उस पद को बनाया, और उसको इतनी ताकत दे दी गई कि अभी भी कलेक्टर को लोग राजा ही मानते हैं। और पेंडेरल मून जो कि खुद एक आईसीएस ऑफिसर थे, वो इतने आहत हुए इन चीज़ों को देख करके कि बाद में उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। और उन्होंने तो अपने संस्मरण में यहाँ तक लिखा है कि आईसीएस अधिकारी ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में जाते थे और कहते थे कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाके भारत में मौज करो, अगर तुम कलेक्टर बनते हो तो एक बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, 10 अर्दली आगे पीछे घूमते रहेंगे, खड़े हो तो कुर्सी खींचने के लिए भी लोग होंगे। तो वो जो संस्थाएं बनाई गई थी, उनका मकसद उस समय कुछ और था, उनका हम अब कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत चर्चा नौकरशाही के ऊपर नहीं हो सकी। सरदार पटेल को ये लगा कि भाई स्टील फ्रेम है, पूरे भारत को जोड़े रखने के लिए ये सेवा को बनाए रखा जाना चाहिए। सर गिरजा शंकर वाजपेयी का एक उदाहरण भी दिया जाता है। उस समय अमेरिका में राजदूत थे, और रूजवेल्ट और चर्चिल की बैठक वॉशिंगटन में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की योजना बनाई जा रही थी। उसमें सर गिरजा शंकर वाजपेयी शामिल थे, और न केवल शामिल थे बल्कि आधार दे रहे थे कि किन आधारों पे गांधी जी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो सवाल उठा कि क्या गिरजा शंकर वाजपेयी को कोई बड़ा पद मिलना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, वो वफादारी कुर्सी के प्रति होती है, उस समय उनकी सरकार थी, उसके प्रति वफादार थे, हमारी सरकार है तुम्हारे प्रति वफादार होंगे। और उनको विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। मैं मानता हूं कि नौकरशाही का चरित्र जो है बहुत बदला नहीं, और इस कारण से जो है जनता जो है, जो लोग कहते हैं कि मोनार्की में जो है प्रजा होती है, सब्जेक्ट होता है, और जब लोकतंत्र होता है तो वही प्रजा जो है वो जनता हो जाती है, नागरिक हो जाती है। सब्जेक्ट के सिटीजन बनने की प्रक्रिया को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ शायद प्रजा ही रह गई उस मायने में, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आम जनता से घृणा करते हैं, उनको अपने बराबर नहीं समझते हैं, और उनके अधिकार नहीं मिलते हैं। वैसे तो संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। इतना जो है कानून का जो कह सकते हैं कि कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन इतना भेदभावपूर्ण है, जहां पर किसी एक व्यक्ति को पद देना है, भले ही उसके पास योग्यता नहीं हो, लेकिन सरकारी अधिकारी ऐसे ऐसे उसमें पेच निकालेंगे और बहुत सारी बातेंगे कि इन आधार पे ये योग्य है, और जिसको नहीं बनाना है उसमें सारी योग्यता के बावजूद कह देंगे कि ये क्वालिफाई नहीं करते हैं। ऐसे उदाहरण है कि एक व्यक्ति को एक ही साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव बनाया गया, उसके बाद अपर सचिव बनाया गया, और सचिव भी बनाया गया। किसी को पद देना है तो एक दिन में जो है उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, कोई विजिलेंस की रिपोर्ट आने की जो है सो प्रतीक्षा नहीं की जाती है, कुछ नहीं होता है, और जिसको नहीं देना है उसकी फाइलें घूमती रह जाती है। तो नौकरशाही का चरित्र यहाँ इतना गंदा है कि इस कारण से भी विषमता बढ़ती है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और जो न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि पूरी तरह स्वायत्त है, स्वायत्तता तो दी गई है, लेकिन कई बार न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि वो जो है कितनी स्वतंत्र है, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले आते हैं जिससे लोगों को सवाल करने का मौका मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे गणतंत्र के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर सोचने की भी ज़रूरत है।
आप भी सोचिए, और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।